मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12th इकोनॉमिक्स की क्लास में आज का हमारा जो कंसेप्ट है आय की अवधारणा पढ़ेंगे और ये चैप्टर 7 है जो कि पिछले चैप्टर लागत की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। और लागत की अवधारणा को भी आप ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा ये ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। बस मामूली सा अंतर है दोनों चैप्टर्स में, 6 और 7 में। तो वो लागत थी और ये आय की अवधारणा है। यानी अब हमने उत्पादन किया था, अब हम बिक्री करके उससे जो आय प्राप्त कर रहे हैं वो कैसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आय की अवधारणा टॉपिक को शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले है आय का तात्पर्य। अर्थशास्त्र में आय से अभिप्राय उस धनराशि से है जो किसी वस्तु को बेचकर प्राप्त होती है। जब कोई उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु को बेचता है तो उससे प्राप्त धनराशि उस उत्पादक या विक्रेता की आय कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आय का अर्थ उस प्राप्त कुल धनराशि से है जिसे फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। आय के कुछ मेजरमेंट्स हैं, कुछ माप हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कुल आय। जब कोई फर्म या उत्पादक अपने उत्पादन का विक्रय करता है तो उससे प्राप्त होने वाली धनराशि कुल आय कहलाती है, जिसको हम टोटल रिवेन्यू या TR के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, कुल आय बराबर बेची गई वस्तु की इकाइयों की संख्या से कुल मूल्य को हम गुणा कर देते हैं। जैसे उदाहरण है, माना किसी विक्रेता ने 50 रुपये मूल्य की 30 वस्तुओं की इकाइयों का विक्रय किया है, तो इस दशा में कुल आय निकालने के लिए 50 गुना 30 बराबर 1500। तो कुल आय हमारी यहाँ 1500 रुपये है। नेक्स्ट है बच्चों, औसत आय। सामान्यतः किसी फर्म की कुल आय को वस्तु की बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत आय, एवरेज रिवेन्यू या AR कहते हैं, जिसे एक सूत्र के द्वारा भी बच्चों हम समझ सकते हैं। जैसे औसत आय का सूत्र है, औसत आय बराबर कुल आय को हम बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, माना एक विक्रेता 200 पुस्तक 600 रुपये में बेचता है, तो सूत्र की सहायता से औसत आय निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। 600 रुपये को 200 से भाग दे देते हैं तो एक वस्तु की लागत या एक पुस्तक की लागत 3 रुपये आ जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, सीमांत आय। जब कोई विक्रेता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचता है तो उससे कुल आय में जो वृद्धि होती है वह सीमांत आय, MR या मार्जिनल रिवेन्यू कहलाता है। इसको एक फॉर्मूले के द्वारा भी समझ सकते हैं बच्चों। जैसे माना एक विक्रेता 10 बैग 1200 रुपये में बेचता है तथा 15 बैग 1600 रुपये में बेचता है, तो सूत्र की सहायता से सीमांत आय निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। 1600 में से जब 12 को माइनस करते हैं 1200 को तो 400 रुपये आता है, और 15 में से 10 को माइनस करके 5 आता है, तो 400/5। तो 5 से जब 400 की इकाइयों को भाग देंगे, 400 रुपये को भाग देंगे तो एक बैग की लागत 80 रुपये आ जाएगी। तो ये एक बैग की लागत हमारी सीमांत आय कहलाती है। नेक्स्ट मेन टॉपिक है बच्चों, कुल आय, औसत आय एवं सीमांत आय का संबंध। कुल आय, औसत आय तथा सीमांत आय का संबंध बाजार दशाओं से प्रभावित होता है। बाजार दशाओं को 2 भागों में बांटकर औसत आय और सीमांत आय का संबंध निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आय, औसत आय तथा सीमांत आय। सबसे पहले बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता को समझते हैं। किसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता? पूर्ण प्रतियोगिता वह होती है जब बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। कोई भी क्रेता या विक्रेता सब व्यक्तिगत रूप से कीमतों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है, उसे उद्योग द्वारा दी गई कीमतों को ही मानना पड़ता है। सभी क्रेता और विक्रेता समरूप वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करते हैं और सभी फर्मों का उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन संभव होता है। तो इन सब परिस्थितियों को हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। ऐसी दशा में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए जो भी कीमत निर्धारित होती है उसे फर्म द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस बाजार में कोई फर्म या उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित व विक्रय की गई वस्तुओं में कमी या वृद्धि तो कर सकता है, लेकिन कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसी दशा में प्रचलित कीमत स्थिर होने के कारण औसत आय तथा सीमांत आय बराबर होती है
और कुल आय एक निश्चित दर से बढ़ती है, जिसे बच्चों हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ एक चित्र दिया गया है। उपरोक्त चित्र संपूर्ण उद्योग का मांग और पूर्ति वक्र दर्शा रहा है। इस चित्र में मांग और पूर्ति वक्रों का संतुलन ई बिंदु पर है, जैसा कि बच्चों चित्र में दिखाया गया भी है। इस बिंदु पर प्रति इकाई मूल्य 200 रुपये है, यानी एक इस वस्तु की कीमत। इस उद्योग में कार्यरत सभी फर्में अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को 200 रुपये प्रति इकाई पर विक्रय करेंगी, अर्थात बेचेंगी, क्योंकि जो उद्योग द्वारा कीमत निर्धारित की जा चुकी है। इस दशा में फर्म का औसत आगम, सीमांत आगम वक्र और कीमत वक्र सब एक होंगे, अर्थात फर्म सामान्य लाभ कमा रही होगी, जो OX के समानांतर होगा, यानी लेटिवी स्थिति में। अपूर्ण प्रतियोगिता में कुल आय, औसत आय तथा सीमांत आय। अपूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में सभी फर्में उत्पादकों की वस्तुओं में समानता नहीं होती, अर्थात सभी फर्में अलग अलग उत्पादन करती हैं। कोई भी वस्तु एक दूसरे के से मिलती जुलती नहीं होती हैं, भिन्न होती हैं, अर्थात जिसमें ऐसी स्थिति में वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है। निकट स्थानापन्न वस्तुओं के बीच होने वाली अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, अधिक इकाइयाँ बेचने के लिए इकाइयों का मूल्य घटाता चला जाता है, जिसके कारण औसत आय और सीमांत आय में कमी आ जाती है। कुल आय शुरू में बढ़ती है और एक सीमा के बाद घटनी शुरू हो जाती है। इस नीचे दिए गए चित्र के द्वारा बच्चों हम इसे समझ सकते हैं। चित्र में OX पर वस्तु की बेची गई इकाइयों को तथा OY अक्ष पर फर्म की कुल आय, औसत आय और सीमांत आय को दर्शाया गया है। वस्तु की 5 इकाइयों की बिक्री तथा TR अर्थात टोटल रिवेन्यू यानी औसत आगम बढ़ता है, किंतु 6 इकाई के बाद सीमांत आगम के शून्य होने के कारण TR अर्थात टोटल रिवेन्यू 600 पर स्थिर हो जाता है और इसके बाद सीमांत आगम ऋणात्मक होने पर औसत आगम घटने लगता है। औसत आगम तथा सीमांत आगम आय दोनों रेखाओं का रुझान प्रारंभ से ही गिरने की ओर होता है। इसके अतिरिक्त औसत आय तो घनात्मक ही रहती है, अर्थात AR घनात्मक रहती है, किंतु सीमांत आय प्रारंभ में घनात्मक अर्थात पॉजिटिव, जो ना घटती है न बढ़ती है, ऐसी स्थिति रहती है और बाद में शून्य और उसके बाद फिर ऋणात्मक अर्थात बेस लाइन से जो नीचे होती है वो ऋणात्मक कहलाती है। इसका अर्थ है कि फर्म को अब घाटा होना प्रारंभ हो चुका है। इस चित्र को बच्चों और संक्षेप में हम समझ सकते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में कुल आय, औसत आय तथा सीमांत आय के मध्य निम्न संबंध दृष्टिगोचर होता है। जैसे औसत आय तथा सीमांत आय में अतिरिक्त इकाइयाँ बेचने से कमी आती है, यानी जब भी हम सामान्य बिंदु या साम्य बिंदु, संतुलन बिंदु से आगे इकाइयाँ बेचते हैं तो हमारा AR और MR घटने लगता है, अर्थात फर्म को घाटा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, सीमांत आय औसत आय से कम रहती है। सीमांत आय शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है, किंतु औसत आय हमेशा धनात्मक रहती है। जैसा कि हमारा AR चित्र में दिखाया गया है, C बिंदु से ऊपर है और हमारा MR C बिंदु को क्रॉस करते हुए भी नीचे की ओर जा रहा है, अर्थात फर्म को अगर और अतिरिक्त इकाइयाँ बेचती है तो घाटा होना शुरू हो जाएगा और इससे पहले की स्थिति में फर्म संतुलन की स्थिति में है और हमारा AR यहाँ संतुलन है, यानी ना फर्म को लॉस हो रहा है और ना ही बहुत अधिक फायदा हो रहा है। जब सीमांत आय शून्य होती है C बिंदु पर देखिए चित्र में, तो कुल आय सर्वाधिक होती है। अब आप देखिए कुल आय सर्वाधिक TR जिसको लिखा गया है B पॉइंट से दिखाई गई है, ये अधिकतम है। कुल आय शुरू में बढ़ती है और एक निश्चित मात्रा पर स्थिर हो जाती है, तत्पश्चात गिरने लगती है। जब सीमांत आय ऋणात्मक होती है, MR को हम देखते हैं, जब ऋणात्मक होती है यानी C बिंदु के बाद, तो कुल आय में कमी आनी प्रारंभ हो जाती है, अर्थात चित्र के टॉप पर यानी B बिंदु के बाद हमारे टोटल रिवेन्यू में कुल आगम में घटने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब लास्ट में है कुछ आर्थिक शब्दावलियाँ। बच्चों अनिवार्य रूप से ये आपको याद करनी है, कॉपी में भी लिखनी है, बोर्ड में इनमें से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इनके मीनिंग आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको सबको आपको याद करना है। इसमें प्रथम है जैसे आय या आगम से अर्थ,
आय को ही हम आगम भी कहते हैं, जिसको हम रिवेन्यू कहते हैं। आय के प्रकार, कुल आय, औसत आय और सीमांत आय, अलग अलग इनको लिखना है और इनके अर्थ को भी हम याद करना है हमें। पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आय, औसत आय और सीमांत आय। अपूर्ण प्रतियोगिता में कुल आय, औसत आय और सीमांत आय। अब अंत में बच्चों हम कुछ आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न दे रहे हैं, जो आपको करके अनिवार्य रूप से फ्राइडे और सैटरडे में मेरे पास ज़रूर भेजने हैं। सभी प्रश्नों को आपको याद भी करना है, कॉपी में भी होमवर्क के तौर पर लिखना है। अति लघु प्रश्न है। सबसे पहले कुल आय को परिभाषित कीजिए और उसकी गणना का सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में आय कितने प्रकार की होती है, इनके नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार में स्वतंत्र कीमत नीति अपनाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन 1 दिया गया है आपके लिए। एक काल्पनिक उदाहरण द्वारा रेखाचित्र द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय तथा सीमांत आय के संबंध को समझाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपको केवल 2 दिए जा रहे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको याद करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर क्यों जाता है, चित्र द्वारा समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, अपूर्ण प्रतियोगिता में कुल आय, औसत आय तथा सीमांत आय। इसके अलावा क्वेश्चन ऊपर है बच्चों, ये इसका नहीं, यही रहने दीजिए क्वेश्चन, ये ज़्यादा अच्छा है। इनको एक्सप्लेन कीजिए बच्चों चित्रों के माध्यम से। जो पीछे आपको चित्र मैंने समझाए हैं, इन्हीं में चित्र भी ऐड होंगे, तो इन बहुत बेहतर तरीके से, अच्छी तरह से आपको स्पष्ट तौर पर सभी के अर्थ समझाते हुए क्वेश्चन को हल करना है, मेरे पास भेजना है और साथ साथ याद भी करते हुए जाना है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो बच्चों इतनी ही। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।